हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़े परमाणु, अणु और आयन यानी एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी पदार्थ के निर्माण के लिए परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में संयोग करना पड़ता है, उनका संयोग कराना पड़ता है। और ये जो संयोग होता है यह किस प्रकार का होता है? रासायनिक संयोग होता है। तो उसी रासायनिक संयोग से संबंधित कुछ नियम है, उन नियमों के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूं, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम यानी कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। देखिए, पदार्थों के निर्माण से संबंधित कुछ नियम हैं, ठीक है, जिसका प्रतिपादन लववाजे, प्राउस्ट, डाल्टन जैसे वैज्ञानिकों ने किया है। तो जो कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं, इन्हीं नियमों को हम लोग रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक संयोग का जो नियम है, इसमें क्या है कि तत्व जो है, तत्व किस प्रकार से संयोग करके कोई यौगिक बनाते हैं, यानी किसी पदार्थ का निर्माण तत्वों के किस प्रकार संयोग करने से बनता है, उसी से संबंधित कुछ निश्चित नियम है। उन्हीं नियमों को हम लोग रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर कि तत्वों के संयोग से यौगिकों के बनने की प्रक्रियाएं लिख देते हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया नहीं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। प्रक्रियाएं कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है, कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है, जिन्हें रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग लववाजे और प्राउस्ट द्वारा जो नियम प्रतिपादित किए गए हैं, उन्हीं नियमों के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग लववाजे द्वारा एक प्रतिपादित नियम, जिसे हम लोग कहते हैं पदार्थ की अनस्रवरता का नियम, यानी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। क्या है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर? देखिए, इस नियम का प्रतिपादन 1774 ईस्वी में किसने किया था? लववाजे ने किया था, ठीक है, लववाजे ने किया था, ठीक है। और इस नियम के अनुसार क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थों का निर्माण होता है, उनके द्रव्यमान जो होते हैं अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी आपके पास तत्व या यौगिक जो भी संयोग कर रहे होंगे, उनका द्रव्यमान, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, उसका द्रव्यमान
समान ही होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन 1774 में लभवाजे ने किया था। इसके अनुसार इस नियम के अनुसार क्या है जी, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, ये संतुलित करने के लिए मैं यहाँ पे बोला, कैसे संतुलित किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे आगे। देखिए, इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर भी 2 हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु इधर भी 2 हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे अभिक्रिया के पहले जो इसमें आप यहाँ पर परमाणुओं को लिए हुए हैं, तत्वों के, इनका द्रव्यमान और इनका द्रव्यमान, इस यौगिक का द्रव्यमान, दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर होगा, यानी कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं इनको हम लोग अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसको प्रतिफल कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, इसको रिएक्टेंट कहते हैं और इसको प्रोडक्ट कहते हैं। ये अभिकारक होते हैं, प्रतिफल, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें बनता है वो क्या होता है, प्रतिफल होता है। कि जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान प्रतिफल का होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा हम लोग नियम देखते हैं, निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, यानी कि द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोगेशन, या सॉरी प्रोपोर्शन होगा, निश्चित, हाँ प्रोपोर्शन। ठीक है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। देखिए क्या है, तो जब रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है तो उनमें देखा जाए तो उनके सभी शुद्ध नमूने में, यानी कि उसे कोई रासायनिक यौगिक किसी भी भाग में, छोटा सा ही भाग उसका क्यों न ले लें, उसमें एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे मैं यहाँ पे एक अभिक्रिया दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मान यहाँ पे क्या बना रहा है, जल बना रहा है। ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए इसमें 2 और इसमें 2 लगा लेता है। तो ये जो जल बन रहा है, जल के किसी भी एक भाग में, किसी भी एक शुद्ध नमूने को लोगे तो उसमें भार तत्व के भार के विचार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे देखो, आप समझो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का होता है कितना, ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर 16। तो यहाँ पे देखेंगे ना इस यौगिक में, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो 2, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। तो अगर 2:16 यानी कि 1:8 हो जाएगा, सरल रूप में करेंगे, यानी कि 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग उसमें ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। एक छोटा सा ही नमूना लेंगे जल का तो उसमें हमें इस रूप से ये अनुपात देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये निश्चित अनुपात में, भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बने होते हैं।
तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो निश्चित अनुपात का नियम है, इसमें रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूने में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर सहयोग करते हैं। और इस नियम का प्रतिपादन 1789 ईस्वी में प्राउस्ट ने किया था। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं कि इस नियम का प्रतिपादन 1789 में प्राउस्ट ने किया था। इसके अनुसार इस नियम के अनुसार क्या है, तो हम लोग नीचे यहां पे लिख सकते हैं, इसके अनुसार किसी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूनों में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं। हम लोग ऐसे यहाँ पे कह सकते हैं। तो कोई भी आप यौगिक लोगे तो उसमें आप यौगिक का कोई भी एक हिस्सा लोगे तो उसमें जो परमाणु होंगे वो तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करके बने होते हैं, ठीक है। और वह अनुपात हर एक जगह, आप जल का छोटा सा ही नमूना लेंगे, कोई जल आप मान लीजिए 100 ml ले लिए, 1 ml ले लिए, कितना भी कोई भी एक शुद्ध नमूना लेंगे जल का, तो उसको आपको वहाँ पे अनुपात 1:8 ही देखने को मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, समझे ना जी। क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि वहाँ कितना अनुपात कितना है, वो संयोग करके बने होते हैं। तो ये जो आपने नियम दिखी, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए वहाँ पे जब उस समय के वैज्ञानिक जो थे असफल थे, लेकिन बाद में जॉन डाल्टन ने अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया, जिसे हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। उससे ये जो अभी हमने 2 सिद्धांत देखे थे, निश्चित अनुपात का नियम और पदार्थ के अनुस्रवता का नियम, तो इन दोनों को हम लोग उस नियम से स्पष्ट कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। किसके आधार पर? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। तो डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। अब चलिए हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उसी के सिद्धांत के आधार पर हम लोग ये जो पदार्थ की अनुस्रवता का नियम है और निश्चित अनुपात का नियम है, उसको भी वहां पे समझेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।